हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, क्योंकि कमेंट को पढ़कर ही हमें आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना कि अच तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। उसने धरा को दीवार पर जोर से ढकेला और इससे पहले धरा कुछ भी कहती, अच ने उसकी गर्दन के ऊपर फोर्सफुली अपना हाथ कस दिया। अब आगे अच धरा के ऊपर पूरे तरीके से बैंड था और उसको जितना हो सके उतनी जोर से उसका गला दबाया जा रहा था। उसका एक हाथ धरा के कमर पर लिपटा हुआ था और एक हाथ उसके गले पर था। धरा उसके इस तरह के बिहेव करने से हैरान थी। वो लगातार उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से मारे जा रही थी, लेकिन अच बहुत ताकतवर था। उसके ऊपर धरा के मारने का थोड़ा भी असर नहीं हो रहा था। उसको अब सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन अच को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज ही धरा को मार देगा। धरा को अब उससे नफरत, इतनी नफरत हो गई थी कि अगर इस दुनिया में लौ जैसी कोई चीज नहीं होती तो वो सबसे पहले अच की जान ले लेती। वो लगातार अपने आप को उसके चंगुल से छुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मोना अच को ढूंढते ढूंढते बालकनी की तरफ आ गई थी। उसने जब अच और धरा को एक साथ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत छुरियों से वार कर दिया है। उसे वहां से ये सब दिखाई नहीं दे रहा था कि अच ने धरा का गला पकड़ा हुआ था। वो बस अच को किसी लड़की के करीब देख रही थी। उसको उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन उस लड़की को मार डालना चाहती थी और वह जोर से चिल्लाई, अच। अच के कानों में जब किसी की आवाज़ आती है तो वह धरा को धीरे से छोड़ देता है। उसने जल्दी से अपना कोट ठीक किया। वहीं धरा की हालत बुरी थी। वो लगातार जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके बाल बिखरे ही थे। वहीं अच को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आज मोना नहीं आती तो अच धरा की जान ही ले लेता। अच ने धरा के बालों को अनबने ढंग से ठीक किया और उस तरफ अपना सर घुमाया जहां से अभी आवाज आई थी। मोना उसके ही पास गुस्से से और जल्दी जल्दी आ रही थी। अच के फेस से साफ पता लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था मोना को देखकर। मोना जैसे ही वहां पहुंची, वो जो जरा भी देर किए बिना धरा के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। धरा अपनी नॉर्मल हालत में भी नहीं आई थी और मोना ने उसे अचानक से थप्पड़ पड़ने पर पल भर के लिए सकपका सी गई। अच भी उसके इस मूव से हैरान हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तभी मोना ने अपनी गुस्से वाली आवाज में धरा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यू आर सेमलेस। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम अच के सामने खड़ी भी हो सको, लेकिन तुम उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वो दोबारा से उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी करती धरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। धरा ने मोना का हाथ पकड़े हुए उसका हाथ जोर से झटक दिया और लाल आंखों से उससे कहा, मिस, आप जो भी हो पहले तो जुबान संभाल के बात करिए और हाथ काबू में रखिए, और ये होंगे आपके लिए भगवान जैसे, लेकिन मेरे लिए ये किसी हैवान से कम नहीं है। और बात रही मेरी औकात की, तो मुझे इनके सामने खड़े होने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो वहां से निकल गई। अच उसकी बातें सुनकर हैरान था।
वो ये सोच रहा था कि उसको उस रुद्र के साथ खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और मेरे सामने खड़े होने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आंखें तुरंत छोटी हो गईं। वो धड़क को तब तक घूरता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो भी वहां से जाने को हुआ तो मोना ने उसकी बाजू पकड़ ली। मोना उससे नम आंखों से कहा, आज मुझे तुम पर विश्वास है। उसी लड़की ने तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश की होगी। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अच ने उसकी पकड़ से अपना हाथ झटके से खींचा और मोना से गुस्से में कहा, वो मैं था जिसने उसे उसके साथ जबरदस्ती की और वो भी मैं था जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और अगर तुमने उसको थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। मोना उसकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके ऊपर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। धरा अब पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। वो जल्दी से अपने घर जाना चाहती थी। उसने अभिनव का नंबर डायल किया जो उसने ऑफिस में लिया था। अभिनव धरा के फोन करते ही तुरंत बाहर आ गया। उसके साथ रुद्रा भी था। अभिनव ने उससे कहा, ऐसा क्या हुआ जो इतनी जल्दी पार्टी से जाना चाहती है। रुद्र ने भी उससे वहां रुकने को कहा लेकिन धरा वहां बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। आज वो मरते मरते बची है। वच की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं है, घर जाकर थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो यह कह रही थी लेकिन अभिनव को उसके फेस पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी और ये भी देख पा रहा था कि उसका चेहरा थोड़ा डल पड़ गया है। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी उसके पीछे से एक कड़क आवाज आई, तुमने पी हुई है, तुम ड्राइव करने की हालत में नहीं हो। वो कोई नहीं अच था और अच उनके पास आया और धरा के चेहरे को ध्यान से देखा। वो अपने लिए नफरत उसके चेहरे पर साफ देख सकता था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया और उसकी नज़र उसके चेहरे से हटकर उसकी गर्दन पर गई जिसे पकड़कर वो कुछ देर पहले उसे मार डालना चाहता था। दारा उसको नफरत से घूरे जा रही थी। अभिनव का वहाँ का माहौल गर्म होता दिख रहा था। उसको अब पूरा विश्वास हो गया था कि उसके भाई और धरा के बीच जरूर कोई बात हुई है। तभी रुद्र की आवाज आई और वो धरा को बड़े प्यार से देखकर कहा, अभिनव ने सच में थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। धरा वहां से बच जाना चाहती थी, वच को और देखना नहीं चाहती थी। वो झट से अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देखकर अच की बाहें ऊपर उठ गईं। ये लड़की मौत के मुंह से अभी अभी बाहर निकल कर आई है लेकिन अब तक भी उसको अक्ल नहीं आई। अभिनव उन दोनों को मन ही मन गालियां दे रहा था। ये दोनों मेरे जरिए धरा तक पहुंचना चाहते हैं। वो अपने भाई के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था। उसने रुद्रा की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर तुम धरा को छोड़ने गए तो फिर तुम्हारी पार्टी का क्या होगा। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। धरा को भाई घर छोड़ देंगे, तुम पार्टी में जाओ और गेस्ट को देखो। रुद्रा को भी उसकी बात ठीक लगी। वो उन सबको वहां से बाय बोलकर निकल गया और जाने से पहले उसने धरा को एक प्यारी सी स्माइल दी। अभिनव उसकी इस हरकतों से बस रोने वाला था। वो धरा को इस पार्टी में लाने के लिए खुद को ही कोसे जा रहा था। धरा अभिनव की इस बात से नाराज थी कि उसको घर छोड़ देगा। उसने अभिनव से कहा, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। इससे पहले कि धरा कुछ भी कह पाती, अच ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए पार्किंग की तरफ ले जाने लगा। अभिनव अच की इस हरकत से दंग हो गया। वो जैसे वहां से जाने लगा, उसने देखा कि मोना रोते हुए वहां आई और उसके गले से लग गई। वो लगातार सिसक सिसक कर रो रही थी। उसको रोता देख अभिनव ने उससे कहा, मोना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो।
मोना ने सर उठाकर अभिनव को देखा और फिर से रोने लगी। उसने जैसे कैसे खुद को संभाला और अभिनव से कहा, अभी मैंने अच को उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ देखा और जब मैंने अच को कहा कि वो लड़की ठीक नहीं है तो उसने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं उस लड़की से दूर रहूं। क्या वो 2 कौड़ी की लड़की अच के लिए हमारी दोस्ती से भी ज़्यादा ज़रूरी है? ये कहकर वो और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है। अभिनव उसकी बात सुनकर दंग रह गया। वो मन ही मन सोचा, ये भाई कुछ ज़्यादा जल्दी ही प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में अपना भतीजा या भतीजी अपने हाथों में खिलाऊंगा। अभिनव सोचता है, भाई की अजीब हरकतों की वजह से धरा घर जाना चाहती थी और अब आज भाई का मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा से उसके पीछे चले गए। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने उसको धरा नहीं बनाया, वरना तो अच जैसा प्रेमी पाकर वो पागल ही हो जाता। उसको मन ही मन धरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मोना अभी भी रोए जा रही थी। अभिनव उसको चुप कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं मोना, तुम्हें तो पता ही है भाई का और उसके बिहेवियर का, और एक बात, वो धरा को पसंद करते हैं। शायद तो तुम उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना। उसकी बात सुनकर मोना को जैसे सदमा लग गया। वो ज्यों का त्यों सन्न सी खड़ी रह गई। वो धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, पसंद करता है? ये तुम क्या कह रहे हो? अभी आज ऐसी नॉर्मल सी दिखने वाली जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको कैसे पसंद कर सकता है? अभी चौंकता हुए मोना से कहता है, मोना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी को प्यार करने के लिए बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। लेकिन मोना को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो मन ही मन कहती है, ए धरा, अब तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे और अच को मुझसे छीनने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अभिनव मोना का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो हम पार्टी में चलते हैं। दूसरी तरफ अच धरा को खींचते हुए पार्किंग तक ले गया। धरा का हाथ पूरे तरीके से उसके खींचने से लाल हो गया था। उसको घूर कर देखती है। अच उसको भी लगातार देखे जा रहा था। धरा उसको घूरते हुए कहती है, क्या देख रहे हो जाहिल इंसान? अच उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसको आज तक किसी ने उसको जाहिल बोलने की हिम्मत नहीं की थी, वो भी उसके मुंह पर। लेकिन ये लड़की, शादी कर लो मुझसे। अच ने जैसे ही कहा, धरा ने उसको गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आखिर आप चाहते क्या हो मुझसे? मेरे साथ ऐसा बिहेव करके क्या मिलेगा? और ये फालतू की बकवास मेरे साथ तो कीजिए ही नहीं। आज धरा उसकी ये बात सुनकर पागल सा हो गया। वो उसका गला पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, धरा ने उसको धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वो झल्लाते हुए उसको ढकेलते जा रही थी। आज उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखें सिकुड़ती जा रही थी। वो धरा को बाजुओं से पकड़ता है और उसको कार से सटा देता है। वो उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो किसके नज़दीक जाना है तुम्हें? धरा उसको अपने से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं किसी के भी नज़दीक जाऊं। आज फिर से एक सवाल करता है, कहीं तुम रुद्र के पास जाने का तो नहीं सोच रही हो? आज की बात सुनकर धरा ने उससे नफरत से कहा, हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। कम से कम वो आपके जैसा तो नहीं है। आज उसको घूरे जा रहा था। धरा उसको धक्का देना चाहती थी, पर उसके अंदर अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो धरा का चेहरा पकड़ते हुए बोला, धरा सूर्यवंशी, अब तुम मेरी हो अक्षत राजादा की
इसलिए किसी और लड़के के बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। धरा जो कि जोर से सांसें ले रही थी, वो अचानक से अच की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने उसको पीछे ढकेलते हुए एक व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर अच रायजादा, अभी तक आप जिस लड़की का बेशर्म और पैसों पर मरने वाली कह रहे थे, अब आप उसे ये कहते हैं कि वो आपकी है। अच अपनी जेब से बड़े स्टाइल से हाथ डालते हुए कहता है, कांग्रेचुलेसन, तुम मुझे सीड्यूस करने में कामयाब रही। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। धरा उसकी बातें सुनकर मरना चाहती थी। ये पागल हो गया क्या? धरा उसको कहती है, मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और आप क्या सोचते हैं कि आपके पास पावर है तो आप मेरा फ़ायदा उठा लेंगे? सपने में भी ये सोचने की हिम्मत मत करना। अच उसकी सारी बातें इग्नोर करता है और उससे कहता है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धरा कहती है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर ही क्यों न जाऊं। आपका क्या भरोसा, आप रास्ते में मेरे साथ क्या कर दें। यह कहकर वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेती है। अच उसके पास आता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। धरा इससे पहले कुछ कह पाती, अच बोल पड़ता है, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे तुम्हारा मुंह बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहकर वो धरा के होठों की तरफ देखने लगा। धरा तुरंत उसकी बात समझ जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। अच उससे उसका एड्रेस पूछता है, बाकी उससे पूरे रास्ते कोई बात नहीं करता। धरा खिड़की से बाहर की तरफ जो आज हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। उसे अच से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। जब गाड़ी धरा के घर के बाहर पहुंची तो वो अच से बिना बोले ही गाड़ी से उतर गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, कहाँ भाग कर जाओगी, अब आना तुम्हें मेरे पास ही है। अच गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। नेहा फोन में किसी से बात कर रही थी और जब उसने धरा को किसी की गाड़ी से उतरते हुए देखा, धरा ने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो ब्रांडेड लग रही थी। वह उसको देखकर बहुत चक्की रह गई। उसने देखा कि एक हैंडसम लड़का उस गाड़ी में बैठा हुआ था। उसको जानती तो नहीं थी और ना ही उसने उस लड़के का फेस ठीक से देखा था, लेकिन उसके फेस और एटीट्यूड को देखकर लग रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं था। नेहा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और बुदबुदाते हुए कहती है, आखिर ये धरा इतनी लकी कैसे हो सकती है। पहले राम, फिर अभिनव और अब ये हैंडसम लड़का। धरा सीधा अपने रूम में गई। घर में सब सो चुके थे। वो फ्रेश होकर सीधा बेड के ऊपर लेट गई। उसको वो सब याद आने लगा जो आज अभी हुआ था। उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। वो अब अच की कंपनी में और जॉब नहीं करना चाहती थी। उसने अब ठान लिया कि वो अब ये जॉब छोड़ देगी और किसी दूसरी कंपनी के लिए एम्प्लॉय करेगी। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अच सीधा अपने प्राइवेट विला में गया। उसने पार्टी में दोबारा जाना ठीक नहीं समझा। वो बस सारे रास्ते धरा के बारे में ही सोच रहा था। उसको टच उसका बार बार याद आ रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके इतना करीब आ गया था। वो अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल में धरा के लिए पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, जिसे वो चाह कर भी खुद से जुदा नहीं कर सकता था। अगली सुबह धरा की आंख उसकी माँ के उठाने से खुलती है। उसकी माँ उसको उठा रही थी। वो आंखें मलते हुए उठती है और अपनी माँ को गले लगाती है। माँ सोने दो ना।
उसकी माँ प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहती है, ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस का नाम सुनकर धरा का मुंह उतर जाता है। उसके सामने का रात के सारे दृश्य दौड़ने लगते हैं। वो तुरंत घबराकर माँ को जवाब देती है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उसकी माँ हमें अपना सिर हिला देती है। दूसरे रूम में नेहा ने अपनी माँ को रात की सब बातें बता दी थी। उसकी माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी अच्छा और अमीर लड़का मिलेगी। अब देखो आगे मैं क्या करती हूँ। धरा ऑफिस के लिए तैयार थी और वो बाहर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की जीप रुकती है। धरा अचानक से आगे जीप पर आ जाने से डर जाती है। वो बस कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि वो देखती है उसमें से राम गॉगल पहने हुए बाहर निकलता है और धरा को मुस्कुराते हुए कहता है, आज का दिन अच्छा जाएगा। सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन हो गए। मैं यहाँ पर किसी काम से आया था और मुझे तुम यहाँ खड़ी दिख गई। वैसे तुम ऑफिस जा रही हो, शायद मैं भी वहीं से निकल रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। धरा को उसकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी तरफ बिना देखे हुए जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। राम मुस्कुरा देता है। तभी घर के अंदर से धीरज निकलता है और राम को देखकर वहां आता है और मुस्कुरा के कहता है, अरे राम बेटा, कैसे आना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, धरा को यहाँ खड़े देखा तो गाड़ी रोक ली। राम कहता है। धीरज मुस्कुराते हुए कहता है, तो अंदर आओ, चाय पानी पियो। राम ना में अपना सर हिला देता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दारा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम पक्का मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो क्या? दारा जैसे ही कुछ कहती उससे पहले ही धीरज कहता है, हाँ क्यों नहीं दारा बेटा, जाओ राम के साथ। दारा साफ मना करते हुए कहती है, नहीं मैं ऑटो से चली जाऊंगी। धीरज थोड़ा गुस्से से कहता है, अब राम बोल रहा है कि वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम नखरे क्यों दिखा रही हो? धरा के पास राम के साथ जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। वो गुस्से से पैर पटकती हुई जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। राम के चेहरे पर तुरंत एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो धीरज की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उन दोनों के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था। आज धरा को अपने ऑफिस का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। वो बस बाहर की तरफ देखकर ऑफिस पहुंचने का वेट कर रही थी। राम लगातार ही देखे जा रहा था। उसका ड्राइविंग पर कम और धरा पर ज़्यादा ध्यान था। वो धरा से कहता है, धरा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और इसका कारण भी मुझे पता है। इसका कारण निकिता है ना। तुम पूरी बात नहीं जानती। उसने मेरी वजह से सुसाइड नहीं किया था, वो मेंटल बीमार थी। उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते थे, इसलिए उसने अपनी ही जान ले ली। ट्रस्ट में ये बोलकर राम चुप हो गया और धरा के बोलने का इंतजार करने लगा। तारा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसी शादी भी क्या फायदा जिससे प्यार ना हो। यह कहकर धरा दूसरी तरफ देखने लगती है। राम की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है और वो धीरे से धरा से कहता है, प्यार माई फुट। वो दोनों कुछ ही देर में ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। और अभिनव भी अभी ऑफिस आए थे। तभी उसकी नज़र धारा पर पड़ती है जो राम की गाड़ी से उतर रही थी। आज उसको पूरे तरीके से घूरे जा रहा था। अभिनव धीरे से आज के पास आते हुए कहता है, भाई ये धरा का बॉयफ्रेंड है क्या? आज एक गुस्से वाला लुक अभिनव को देता है और अभिनव थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता था और फिर से कहता है, मानना पड़ेगा, धरा को बड़ा ही हैंडसम बॉयफ्रेंड है उसका।
अब वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया अच से, ताकि अच उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अच लगातार धरा को वहां खड़े घूरे जा रहा था। वो मन ही मन सोचता है, मैंने कल ही इस लड़की को समझाया था कि दूर रहना लड़कों से, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, एक नया लड़का लेकर आ गई। आज वो भी मेरे ऑफिस में। अभिनव फिर से बीच में बोलता है, भाई शायद कहीं कुछ जल रहा है। अच ने उसको एक बार देखा, फिर दोबारा अपना ध्यान दारा की तरफ करते हुए उसने अभिनव से कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुरंत चुप हो जाओ। अभिनव ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। राम जब वहां से जा रहा था तो उसने एक नज़र वहां खड़े अभिनव और अच पर डाली, पर अच उसको ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसका 100 साल पुराना दुश्मन हो। दारा ने जैसे ही अच को देखा तो उससे नफरत से देखने लगी। उसने उसको गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया और सीधा अभिनव के पास जाकर उसको कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव सर। अभिनव, जिसने अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, उसने जल्दी से हाथ अपने मुंह से हटाया और धरा से उत्सुकता से पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसके साथ तुम आई थी? अभी धरा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। वो बस ना ही कहने वाली थी, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े अच पर गई, उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ। मैं अपनी गर्दन हिला दी। अभिनव ने थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा, उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, क्या वो पुलिस वाला है? तारा ने फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अच्छी बात सुनकर अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। उसने फ़ोन को उठाया और गुस्से में कहा, क्या हुआ है तुम्हें? फ़ोन की दूसरी तरफ से नीरज डर गया और उसने डरते हुए कहा, सर 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 वो आपकी मीटिंग। अच ने कुछ कहे बिना फ़ोन कट कर दिया। वो गुस्से से वहां से चला गया। अब अभिनव को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी कितनी बड़ी गलती की है। उसने अपना सर पकड़ लिया। मीटिंग रूम में माहौल और भी खराब था। अभी तक सबको पता लग चुका था कि आज अच का मूड अच्छा नहीं है। अच बीच चेयर पर बैठा उनको किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। आज उनको एहसास हो रहा था कि मौत को करीब से देखना किसको कहते हैं। आज ने उन सब लोगों को अपनी नज़र घुमाकर देखा और कहा, आप सब इस बार कुछ ज़्यादा ही लापरवाही की है, इसलिए आपको उसकी कीमत तो चुकानी होगी। वो उड़ते हुए नीरज की तरफ देखते हुए कहता है, इन सबको हाफ सैलरी कट कर ली जाए। कहकर वो रूम से बाहर आ जाता है। रूम के अंदर सब दंग रह गए और अब वो रोना चाहते थे। अच अपने केबिन में आता है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और धरा की सुबह वाली बात याद करता है। बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड। वो फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से रूपा की आवाज़ आती है, एनी प्रॉब्लम सर? अच उसको कहता है, मेरी कॉपी क्यों नहीं आई अभी तक? रूपा थोड़ा डरते हुए कहती है, अभी लेकर आई सर। तुम नहीं, धरा को कहो कि मेरे लिए कॉफी लेकर आए। रूपा धरा का नाम सुनकर फोन को कसकर पकड़ लेती है। वो जवाब में कहती है, ओके सर, मैं अभी उसको बोलती हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। वो धरा को बहुत जलन महसूस कर रही थी। वो उठती है और धरा को बुलाने अभिनव के केबिन की तरफ चली जाती है। धरा और अभिनव काम में काफ़ी बिजी थे। रूपा के वहाँ आने से वो हैरान हो गए और अभिनव ने उससे कहा, क्या हुआ? रूपा अभिनव को विश करती और कहती है, आज सर को कॉफ़ी पीनी है और वो चाहते हैं कि धरा उनके लिए कॉफ़ी बनाए। ये कहकर वो धरा को नफरत की तरफ से देखती है। 2 दिन से रूपा ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए उसको नहीं पता था कि धरा अच के लिए कॉफ़ी बनाती है। वो धरा को हीन भरी नज़रों से देख रही थी,
धरा जानबूझकर अच के लिए कॉफी नहीं बनाना चाहती थी। उसको अच की कल की हरकतों पर अभी भी गुस्सा आ रहा था, पर अब जब शैतान का आगे से बुलावा आ ही गया था तो अब कर भी क्या सकती थी। धरा अभिनव से कहकर वहां से अच के लिए कॉफी बनाने के लिए जाती है। रूपा भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाती है। अभिनव अपने केबिन में बैठा अब ये सोच रहा था, भाई अब धरा के साथ क्या करेंगे। उसको वहां बैठे चैन नहीं आ रहा था। उसको धरा की भी चिंता हो रही थी। उसके मन में एक ख्याल आता है और वो एकदम से झटक कर कहता है, नहीं भाई, धरा को मान नहीं सकते, आखिर वो उसका पहला प्यार है। लेकिन अब वो धरा से सो कोल्ड बॉयफ्रेंड को तो नहीं छोड़ने वाले। धरा सीधा कॉफी बनाने के लिए जाती है। उसको अच के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसको कुछ भी बोले जा रही थी। आखिर समझता क्या है खुद को। उसके पास इतने नौकर हैं, लेकिन इसको कॉफी मुझसे ही बनवानी है, जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ। वो जोर से कॉफी का मग पटकती है। रूपा एक कॉफी का मग लेकर वहां आती है और धरा से नफरत भरी आवाज में कहती है, तुमने आखिर अच बॉस पर क्या जादू किया है, जो बस तुम्हारे ही नाम की माला जपता रहता है। धरा पहले ही गुस्से में थी। रूपा की बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। धरा अच को तो कुछ कह नहीं सकती थी, आखिर कार वो उसका बॉस था, पर उस सेक्रेटरी की तो वो नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर धरा अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और ऊपर से कहती है, बिना पेंदे के लोटा, तुम्हें दिक्कत क्या है मेरे से। मैंने बॉस के ऊपर चाहे जादू किया हो या कुछ, और मेरा सर दर्द है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम्हें बॉस के ऊपर अपना जादू नहीं चला पाई। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। धरा की बातें सुनकर रूपा आग बबूला हो जाती है। वो जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी का कप उड़ेल देती है। ओह सो सॉरी, ये गलती से हो गया। धरा की पूरी ड्रेस खराब हो चुकी थी। उसको साफ करते करते वॉशरूम की तरफ जाती है और रूपा को एक गुस्से वाला लुक देती है। वो जानती थी कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। धरा को वहां पर उसको बहुत जलन हो रही थी, जहां अभी कॉफी गिर गई थी। धरा के जाने के बाद रूपा थोड़ा सा मुस्कुरा दी और वो काम वह करने आई थी उसने लग गई। उसने एक चम्मच नमक अच की कॉफी में डाल दिया और वहां से दबे पांव निकल गई। धरा जब तक वहां वापस आई तो वहां से जा चुकी थी। धरा धीरे से बुदबुदाती है, चली गई मुसीबत। वो कॉफी अपने हाथ में लेकर अच के केबिन की तरफ चली जाती है। वो जोर से एक सांस लेती है और खुद को बेस्ट ऑफ लक कहती है। एक नॉक की आवाज से अच का ध्यान फाइल से हटता है। कम इन कहकर अच फिर से फाइल की ओर देखने लगता है। दरा धीरे से अंदर आकर कॉफी को टेबल पर रख देती है और उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर कहती है, आपकी कॉफी ये रही। अच ऊपर नजर उठाकर ऊपर देखता है तो उसके सामने धरा का सुंदर चेहरा आ जाता है। उसके दिमाग में सुबह की सारी बातें एक के बाद एक घूमने लगती हैं। वो पहले तो धरा को बुरी तरह घूरता है, फिर उससे कहता है, तुम्हें कॉफी लाने में इतनी देर क्यों लगी। धरा उसको पहले मन ही मन खड़ूस कहती है, फिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहती थी, मैं बिजी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आपको कॉफी देनी है। अच उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान होता है, फिर उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो जाती है। ये भूल गई। अच गुस्से से अपनी चेयर से उठता है और धरा की तरफ बढ़ जाता है। धरा उसकी इस हरकत से घबरा जाती है। वो पीछे की तरफ हटते हुए कहती है, हे आप क्या क्या कर रहे हैं। अच उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कॉफी गुस्से में था, उसकी आंखों से आग थी, वो सच में पागल हो चुका था। उसने धरा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसे दर्द होने लगता है। अच गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे भूलने की।
धारा अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए कहती है, और मुझे आपको क्यों याद रखना चाहिए। आज उसको और कसकर पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम किसको याद रखना चाहती हो। मैं किसी को भी याद रखूं, आपको इससे क्या। आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। आज उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम क्या सोचती हो तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर जा सकती हो। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा, समझी तुम। तारा को उसकी बातें सुनकर झटका लगा और वो ये सोचकर परेशान हो गई कि अगर अच ने सच में उसको कैद कर लिया तो क्या होगा। धारा ने फिर अपना ताव खेलते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है और वह उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आज मुस्कुरा दिया और उसने कहा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। धारा उसकी बात सुनकर हैरान थी। आखिर इसको कैसे पता लगा कि राम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी कि यश धीरे से उसके गालों पर किस कर देता है और कहता है, कहाँ खोई हो। आज के अचानक से किस करने से वो एकदम से अपने ख्वाबों के बाहर आती है और अच के नीचे की तरफ अपने घुटने को मोड़कर वार कर देती है। अच के अचानक से काफी दर्द शुरू हो जाता है। वो धारा को झटके से छोड़ देता है और उसको घूर कर देखता है, तो तुम गेट आउट। धारा पहले तो घबरा जाती है और फिर बिना देरी किए वहां से भाग जाती है। अच गुस्से से उसको जाते हुए देख रहा था। ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या इसको डर नहीं लगता मुझसे। अब इसको दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर ये रायजादा क्या चीज़ है। उसने धीरे से अपने टेबल पर रखा कॉफ़ी का कप उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। जैसे ही कॉफ़ी का स्वाद उसको महसूस हुआ, उसने तुरंत कॉफ़ी को मुंह से ज़मीन पर थूक दिया। वो अब आग बबूला हो चुका था। इस लड़की ने अब हद ही कर दी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। धारा को घबराकर अर्थ के केबिन से बाहर निकलता देख रूपा को मन ही मन बहुत खुशी हुई। आखिरकार उसका प्लान सफल हो गया था। धारा जब अभिनव के केबिन में पहुंची तो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, पर वो अभी भी अच से काफी डरी हुई थी। अभिनव को उसके डर का एहसास हो चुका था। उसको पूछना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ था। वो उससे कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहता था जिससे उसको बुरा लगे। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। अभिनव और धारा ने अपना अपना काम किया और वो दोनों घर जाने के लिए निकल गए। आज भी ऑफिस के बाहर ही था। वो घर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने धारा को बाहर निकलते हुए देखा तो वो रुक गया और धारा को घूरने लगा। धारा ने जैसे ही आज को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। वो अच के इस तरह से घूरने से डर गई थी। अभिनव पहले धारा को देखता है, फिर अच को। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर उसको जानने की बहुत इच्छा थी। वो अपने आप को और रोक नहीं रख सकता था। उसने अच की तरफ अपने पैर घुमाए और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अच को देखा जो बस धारा को ही घूर रहा था। वो जाकर अच के सामने खड़ा हो गया, जिससे अच धारा को न देख पाए। अच के सामने अचानक से अभिनव का फेस आ जाने से वो गुस्सा हो गया और अपने गॉगल उतारते हुए उसने अच से उसको बड़े ही रूड टोन में कहा, क्या चाहिए तुम्हें। भाई, आप एक ऐसी लड़की को गंदी नज़रों से देख रहे हैं जिसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। आपको ये बिल्कुल सूट नहीं करता। आखिर आप अभिनव रायजादा के भाई हैं। ऐसा आपको किसी लड़की को घूरना शोभा नहीं देता। वो फिर अर्थ के कान में करीब जाकर बोलता है, अगर आप चाहें तो धारा को बॉयफ्रेंड रहित बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मुझे 1,000 करोड़ देने होंगे। 500 करोड़ आप एडवांस दे देंगे और बाकी के आप किस्तों में चुका सकते हैं। अच्छा, अभिनव को कोई जवाब नहीं देता और कपिल से कहता है,
जब ये मिस्टर मेरा वाला प्रोजेक्ट पूरा कर ले तो इसको हमारी रूस वाली फैक्ट्री में भेजने का इंतजाम करो। अभिनव को इस बात से झटका लगा और वो रोते हुए कहने लगा, निर्दयी हो आप भाई, इतने निर्दयी इंसान से धरा तो क्या कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, आप जिंदगी भर कुमारे ही रहोगे। अच ने अभिनव को अपने सामने से हटाते हुए कहा, बहुत ही जल्द धरा तुम्हारी भाभी बनने वाली है, तुम बस हमारी शादी की तैयारी करो। धरा अब गेट के पास पहुंच चुकी थी। उसने घर जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली थी। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगी कि राम की जीप उसके सामने आकर रुकी। राम को सामने देख धरा को बड़ी हैरानी हुई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ? राम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी जीप में तुम्हारे कान की बाली गिर गई थी, उसको देने ही मैं यहाँ आ गया। इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में ये बाली डाल देता हूँ। धरा ने जब ये सुना कि उसकी कान की बाली सुबह राम की गाड़ी में गिर गई थी तो वो अपने कान को छू कर देखती है। ये सच था, उसके एक कान में उसकी बाली ही नहीं थी और उसके बाल कानों के ऊपर होने से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वो राम से कहती है, ओके थैंक यू, मैं खुद ही इसको लगा लूंगी। अच और अभिनव दोनों दूर खड़े होकर उन दोनों की बातें करते देख रहे थे। हालांकि उन्हें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अच उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वह धरा और राम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अभिनव जब यह देखता है अच किधर जा रहा था तो उसकी सांसें गले में अटक जाती हैं। वो अच के पीछे पीछे जाने लगता है। भाई, ओ भाई, आपकी कार इधर है, आप गलत जगह जा रहे हो। उधर राम धरा को अपने साथ जाने के लिए मना रहा था। धरा जैसे ही अच को अपने और राम की तरफ आते हुए देखती है तो वह डर जाती है। वो डर के कारण राम के साथ जाने को मान जाती है। राम खुश हो जाता है, लेकिन उसको क्या पता कि वो एक तरह से अपनी मौत को न्योता दे रहा हो। धरा जैसे ही राम के साथ बैठने वाली थी वो देखती है कि कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अच को गुस्से से अपने पीछे खड़ा हुआ पाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अच उसको अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर धरा जम जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर ये बेसी दरिंदा कहना क्या चाहता है। बेबी, एक तो उसने राम को अपना बॉयफ्रेंड बताया और अगर गलती से भी अच ने राम के सामने बॉयफ्रेंड वाला सच बता दिया तो राम को लगेगा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, फिर तो वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ अच था जो ज़बरदस्ती उसको बेबी बोलकर उसका बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था। धरा की हालत एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी हो गई थी। राम ने पता नहीं अच की बात का क्या मतलब सोचा होगा। वो तो घर में सबको बता देगा। धरा का ये सब सोचकर बुरा हाल हो रहा था। उसने एक तरफ से खुद के लिए ही मुसीबत मोड़ ले ली थी। राम को एक मिनट के लिए अच की बातें सुनकर झटका लगा। वो जैसे फ्रेश सा हो गया था। वो सोचता है, क्या इसने धरा को अभी अभी बेबी कहा? आखिर ये है कौन और धरा को बेबी क्यों बोल रहा है? राम अपनी सीट से उतरता है और उसके पास आकर अच की तरफ देखकर कहता है, आपकी तारीफ। अच उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देता है और धरा से कहता है, मेरी तारीफ तो मुझे बस मेरी बेबी के मुंह से अच्छी लगती है। धरा और राम उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। धरा मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रही थी। आखिर क्यों वो इस कंपनी में जॉब के लिए आई? राम को अब गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़ा और उसने धरा के दूसरे हाथ को पकड़कर उसको अच से खींचने लगा। अच ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। धरा तो जैसे पागल ही होने वाली थी। उसके एक हाथ को अच ने और दूसरे को राम ने पकड़ रखा था। वो दोनों बस अपनी अपनी तरफ खींचे जा रहे थे।
इतने में अभिनव वहां आ गया। उसने साथ 10-12 हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड्स भी आ गए। धरा ये सब सहम गई थी और उसने उन दोनों से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम दोनों आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? छोड़ो। राम ने धरा को जब अपने आपे से बाहर जाते देखा तो उसने उसके हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर दी। धरा ने झट से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया, लेकिन अच ने अभी तक भी अपने हाथ से धरा के हाथ से अलग नहीं किया था। धरा उसको घूरते हुए कहती है, आपको क्या हाथ छुड़ाने के लिए बैंड बाजा बुलवाना पड़ेगा? अच ने धरा को एक लुक दिया और फिर राम की तरफ देखकर बोला, आज तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि अच रायजादा गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं देता। लेकिन अभी तो सिर्फ तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मेरी बेबी का हाथ पकड़ा तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। यू गोट इट? अभिनव भी झट से कहता है, हाँ हाँ भाई, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। राम, जो कि अच का नाम सुनकर पहले ही हैरान था, क्या ये रायजादा परिवार का बड़ा बेटा है? क्या वो ही इस कंपनी का सीईओ है? इसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल गूंज रहे थे। लेकिन अभी जब अभिनव ने उसको भाई कहकर पुकारा तो उसको पूरा यकीन हो चुका था कि वो वही था जिसके बारे में वो सोच रहा था। उसने सिर्फ अच का नाम सुना था और उसने कभी उसको देखा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था। लेकिन उसके उल्टा अभिनव हमेशा मैगजीन और न्यूज़पेपर में दिखाई दिया करता था। राम का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, लेकिन वो धरा के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अच को जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्या तुम सोचते हो कि तुम किसी भी लड़की को अपने पास रख सकते हो? कि तुम ये गलत सोच रहे हो? धरा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अच ने राम को एक लाइन में जवाब दिया, मुझे तुमसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि धरा कैसी है। अच बड़े ही आराम से जवाब दे रहा था। उसने एक हाथ अपने पैंट में डाला हुआ था और एक हाथ उसने धरा का हाथ थामा हुआ था। धरा अब उसकी बातों से तंग आ चुकी थी। उसने अच के हाथ को ऊपर उठाया और उसने एक जोरदार बाइट उसके हाथ पर पूरी जान लगा दी। अच को अचानक से अपने हाथ में एक जोरदार दर्द हुआ और उसने अपने हाथ को धरा के हाथ से छुड़ाया और अपने हाथ को देखा जो धरा ने काटने से लाल हो गया था। वो धीरे से मुस्कुराया और उसने धरा को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरा हाथ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें चिकन खाने का मन इतना ही कर रहा है तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ऐसे तुम मेरा हाथ खाकर मेरी बेइज्जती तो मत करो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे कि रायजादा अपनी गर्लफ्रेंड का पेट भी भर नहीं सकता। धरा उसकी सारी बकवास सुनने के बाद जैसे पागल सी हो गई थी। उसने उसके मुंह के सामने अपना हाथ रखा जिससे वो चुप हो सके। उसने अच से थोड़ा गुस्से में कहा, मिस्टर अच, मेरी एक बात समझ लीजिए ना, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही मुझे आप पर कोई दिलचस्पी है। ये बात आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लीजिए। ये कहकर वो राम की तरफ मुड़ी और उसने उससे कहा, राम, तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धरा थोड़ा उदास होती हुई कहती है, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला सके। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभिनव को तो जैसे शौक लग चुका था, ये लड़की कितनी डेयरिंग है। मतलब इसने राम के बारे में जो भी पहले बोला था वो सब झूठ था। उसके भाई ने पहले ही कहा था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर भाई को इसके बारे में पता कैसे चला? क्या भाई ने धरा के बारे में जानकारी करवाया है? अभिनव अपने ख्वाबों में डूबा हुआ था और वो अच से इस बारे में जानना चाहता था।
जो कि धरा को वहां से जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपने गार्ड की तरफ मुड़ा और उसने उन्हें एक इशारा किया। थोड़ी देर बाद राम गेट के बाहर पड़ा हुआ था। अर्श के बॉडीगार्ड्स ने उसे गेट के बाहर फेंक दिया था। वो बुरी तरह से दर्द में कराह रहा था। अर्श ने अपने हैंडसम चेहरे पर चश्मा चढ़ाया और उसने उन बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आने से मना करते हुए कपिल को अपने पीछे आने का इशारा किया। अभिनव अभी भी वहां खड़ा अपने ख्यालों में ही था। परेशान और थकी हुई घर पहुंचती है। जैसे वो घर के अंदर जाती है तो देखती है टेबल पर बहुत सा खाना रखा हुआ था। उसमें नए नए किस्म के पकवान, मिठाई और बहुत सी अच्छी ऐसी डिशेस रखी हुई थी। तारा का मूड उन सब डिशेस को देखकर काफी अच्छा हो जाता है। वो सोचती है माँ भी ना, इनको पता कैसे चल गया कि आज मेरा मूड खराब है। वो जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाना शुरू कर देती हैं। माँ। उसकी माँ तो बाहर नहीं आती, लेकिन उसकी चाची रैना अपने हाथ में खीर का एक कटोरा लेकर बाहर आती है और धरा से बड़े ही प्यार से कहती है, आ गई धरा बेटा, आओ यहाँ आओ, मैंने आज सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। धरा ये सुनकर दंग रह जाती है। क्या सच में इस कड़वी छुरी ने खाना बनाया है, वो भी इतना सारा? आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको यकीन नहीं होता। उतने में ही नीता जी भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, बेटा जल्दी से हाथ धो लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तारा ने भी ज्यादा नहीं सोचा और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने टेबल पर बैठ जाती है। वो खाना खा ही रही थी कि वहां कभी भी आ गया। वो खाना देखकर खुश हो गया और उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ आज कुछ खास दिन है क्या जो इतना कुछ बना हुआ है? रैना उसको बीच में टोकते हुए कहती हैं, ये खाना तुम्हारी माँ ने नहीं, तुम्हारी चाची ने बनाया है। नीता जी भी उसकी बात पर सहमत होते हुए कहती हैं, हाँ ये खाना तुम्हारी चाची जी ने बनाया है। कवि हैरान होते हुए कहता है, चाची जी क्या आपकी तबीयत ठीक है? आज कहाँ, आपको बुखार तो नहीं हो गया? प्लीज अगर ऐसा है तो डॉक्टर के पास जाएं, किचन में नहीं। रैना उसकी बात सुनकर आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होना देती। वो अपने गुस्से वाले चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहती हैं, कभी बेटा तुम भी ना बड़े मजाकिया हो, चलो अब खाना खा लो, मैं भी नेहा को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। नीता कभी पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? वो तुमसे बड़ी हैं, इसलिए तुम थोड़ा तहजीब से बात किया करो। कभी नीता जी से कहता है, माँ आप भी तो चाची से बड़ी हैं, तो उन्होंने तो कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं की और यहाँ तक कि सारा काम भी आपसे ही करवाती हैं। कभी कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन नीता जी ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, खाना खाओ और ज्यादा बात मत करो। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल में थे। कभी धरा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, दीदी ज्यादा खाना मत खाना। धरा बस मुस्कुरा देती है। रहना धरा से कहती हैं, अरे बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी माँ जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती, लेकिन मैंने जो भी बनाया है बहुत प्यार से बनाया है। धरा को रैना की बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसको खांसी आना स्टार्ट हो गए। उसने पानी लेने के लिए अपना हाथ उठाया था कि रैना ने झट से खड़े होकर उसको पानी का गिलास पकड़ा दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आराम से। बस धरा को उनकी प्यारी प्यारी बातें हजम नहीं हो रही थी। नेहा भी हैरान थी कि आखिर माँ के शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। धीरज भी रायना को सवाली नजरों से देख रहा था। आखिर ये धरा की इतनी केयर करके दिखाना क्या चाहती हैं? कभी जो कि धरा के बगल वाली चेयर पर बैठा था, उसके मुंह से लगभग खाना बाहर ही आ गया था। वो धरा और नीता के बीच बैठा हुआ था। वो नीता की तरफ झुका और उसने धीरे से उनके कान में कहा, माँ चाची ने कुछ गलत खा लिया है क्या?
नीता ने कवि को आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खत्म कर दिया। धारा और कवि जैसे ही खाना की टेबल से उठने वाले थे, रैना ने धारा से बड़े प्यार में कहा, बेटा धारा, रुको, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। धारा को उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरानी हुई, पर उसको अब समझ आ चुका था कि आखिर क्यों आज इतनी खातिरदारी हुई। बल्कि उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर क्यों आज कड़वा करेला हलवे का काम कर रहा था। धारा ने रैना की तरफ देखते हुए कहा, कहिए चाची जी, आपको क्या बात करनी है। उसकी चाची ने नेहा की तरफ दिखाते हुए कहा, बेटा, नेहा तुम्हारी बहन है, लेकिन आजकल इसके पास कोई काम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि